प्रमुखता से जब खबरें दिखाना शुरू किया थी गैंग के खिलाफ, तो उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, उनके FIR हुई। दर्जनों से ज्यादा मुकदमे प्रयागराज में दर्ज किए, विभिन्न थानों में दर्ज किए, क्योंकि अतीक अहमद की जो कुर्क जमीनें थी, सरकारी जमीनें थी, उस पर लगातार कब्जे करके भूमाफिया और अतीक गैंग के लोग उस पर कब्जा कर रहे थे लगातार। उस खुलासे से लगातार पूरा जो गैंग था वो बिलबिला गया था, एकदम परेशान हो गया था कि आखिरकार वो बचे तो बचे क्या। इसीलिए लगातार वो मुझे धमकी दे। अप्रैल में भी हमें इसी तरह की धमकी दी गई थी। 22 अप्रैल को मुकदमा मैंने धूमनगंज थाने में अतीक गैंग के गुर्गों और उनके बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ मैंने दर्ज कराया था, लेकिन उस मुकदमे में कोई कार्रवाई न हुआ, जिसके चलते जो है नहीं। लेकिन अमित बताएं, किस तरह की धमकी आपको दी जा रही थी? जाहिर है ये बेहद संवेदनशील मामला है, आपको पहले बताइए कि किस तरह की धमकी दी गई, ये कब दी गई, आपने जब इसको लेकर FIR कराई तो उस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, और आज जब आपके ऊपर यह हमला हुआ है तो उसके बाद पुलिस का क्या वर्णन है या पुलिस इसमें क्या कर रही है? जी बिल्कुल की दी गई थी, अज्ञात बदमाशों के द्वारा वहां रोक के मुझसे रंगदारी मांगी गई थी। अगर कहा था कि अगर अतीक गैंग के खिलाफ और उनके गुर्गों के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद मैंने धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 22 तारीख को अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस मुकदमे में दर्ज होने के बाद आज तक उस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं करी गई, जो कि गंभीर धाराओं में रंगदारी वसूलने की समेत कई गंभीर धाराओं में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन जो विवेचक है उनसे कई बार मैंने कहा कि आपने अभी तक क्या किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मुझे। मैंने कहा कि आप बताओ, लगातार मैं उनसे पूछता रहा कि आप बयान लीजिए, मेरे बयान। उन्होंने ठीक से आज तक मेरे बयान तक नहीं लिए उस मुकदमे में। तो अब सोचिए कि जब एक पत्रकार की आवाज को ही नहीं सुना जा रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, विवेचक नहीं सुन रहा है, तो सोचिए तो अपराधियों के मनोबल बढ़ेगा ही। और उसी का अंजाम हुआ कि आज अपराधी जो है। नहीं, लेकिन अमित मुझे ये बताइए, जो कि अतीक के खिलाफ जब सीधे तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि योगी सरकार की ओर से बड़े स्पष्ट आदेश हैं कि माफियाओं की देखिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं, और जो भी चीजें हो रही हैं प्रशासन को उस पर संजीदगी से काम करना है, फिर आपके मुकदमे में ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? प्रशासन के ऊपर ऐसा क्या दबाव है, या कुछ समझ में आ रहा है कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ सेटिंग हुई या मोटी रकम ली गई। विवेचक और जो भी लोग रहे होंगे इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इसी कारण से इस मुकदमे में आज तक कोई कार्रवाई, क्योंकि के खिलाफ लिखाया था। जो बिजनेस पार्टनर है उनका उसका नाम है अतुल द्विवेदी है, उसके खिलाफ लिखाया था। एक आनंद सिंह निक्कू था जो उनके लोगों के करीबी था। तो उन सबके खिलाफ लगातार जब मैंने मुकदमे इन सबके खिलाफ लिखाए थे, और भी उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मैंने मुकदमा, उस मुकदमे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न किसी की गिरफ्तारी हुई, न कोई कार्रवाई हुई। वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं पूरे शहर के अंदर, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसी के चलते ये अंजाम भुगतना पड़ा। आज वो हत्या करने को आमादा हो गए वो पूरा गैंग। और इसी के लिए कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही जो विवेचक द्वारा की गई, और धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसी का ये खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है कि मेरे ऊपर आज जानलेवा हमला किया गया और मेरे ऊपर फायरिंग की गई। जी चलिए अमित, आप अपना बहुत ध्यान रखिए, और उम्मीद हम लोग ये जरूर करेंगे, चूंकि इंडिया न्यूज़ इस खबर को लगातार दिखा रहा है, इसलिए इस पर कार्रवाई तो पुलिस को करनी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अमित अपना। चलिए बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और इस मसले पर मनसे की गुंडागर्दी अब तो जगजाहिर हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ताओं पे लगाम नहीं लग पा रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तर भारतीयों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन जब बात मुस्लिमों की आती है तो फिर यह भाषा विवाद वहां पर थम जाता है। तो क्या मराठी भाषा के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को डर दिखाएंगे और मुस्लिमों के सामने आप सरेंडर कर देंगे? क्या महाराष्ट्र की सरकार और सिस्टम मनसे के कार्यकर्ता से डरती है? इस विषय पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। मनसे के गुंडों ने भाषा के नाम पर जो गुंडाई दिखाई, उससे उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी खौफ में हैं। लेकिन इस खौफ को खत्म करने के लिए सिस्टम और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। देश में हर राज्य में अपने भाषा का गर्व होता है। मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, मुझे भी मराठी भाषा का गर्व है। लेकिन किसी समाज को, किसी प्रदेश से आए हुए व्यक्ति को टारगेट करना ये ठीक नहीं। हमें भी अपनी मातृभाषा पर गर्व है, लेकिन किसी राज्य से आए लोगों और किसी भाषा को टारगेट करना ठीक नहीं है। सरकार के सहयोगी मनसे की गुंडागर्दी की आलोचना तो कैमरे पर कर देते हैं,
लेकिन जमीन पर इसका विरोध करने से बचते हैं। तो क्या राज ठाकरे के खौफ से सरकार और सिस्टम डरती है, या फिर इसके पीछे सियासी गणित है जिसे महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल साधने में जुटे हैं? किसी भी पिटाई और लड़ाई और गुंडागर्दी के खिलाफ मैं और भाषा ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लोगों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। हमारी मराठी मातृभाषा पर हमारा पूरा हमें गर्व है कि हम मराठी बोलते हैं, और सबको अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। कानून के जानकार तो यही मानते हैं कि भाषा के नाम पर कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। तो फिर सरकार कहां है जिसके जिम्मे कानून को बचाने की जिम्मेदारी है? भाषा के ऊपर ऐसा विवाद होना ही नहीं चाहिए। जो मारपीट जो होती है, हिंसा होती है, वो गलत है। और 5वीं के बच्चे के ऊपर ये लादना, सख्ती करना, ये बहुत गलत है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि पहला उसको मराठी तो समझने दो, उसके बाद में हिंदी समझाओ। पहले ही आप बच्चे के ऊपर सख्ती करोगे, कोई भी चीज़ की अगर सख्ती की जाती है तो काम व्यर्थ हो जाता है, बराबर नहीं होता। मारपीट के बारे में देखो, हम लोग पहले से, हमारा हिंदू राष्ट्र है और ये हम लोग महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, जिसमें हम लोग नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। अगर आप मारपीट के अगर ये सब चीज़ें होती थी तो फिर आज हम लोग आज यहाँ पे आज़ाद जिंदगी भी जीते नहीं थे। गांधी जी के हम लोग अस्तित्व पे चलते रहे, अहिंसा के रास्ते पे चल गए, हम लोग आज आज़ाद घूम रहे हैं। और ये जो है लड़ाई हिंदू मुसलमान या मराठी और हिंदी, ये सब कुछ नहीं। हमारा कोर्ट है, उसमें यूपी वाले भी चल रहे हैं साथ में और मराठी लोग भी चल रहे हैं साथ में। हमारे आपस में भी तो कोई वाद नहीं है। ये कोई थर्ड पॉलिटिकल लीडर आएगा, आप लोगों में फूट डालेगा, आपको हिंदी बोलने है, मराठी बोलने है। लेकिन अगर हिंदी बोलने वाला क्या इंसान नहीं है और मराठी बोलने वाला क्या इंसान नहीं है? आप किसी के ऊपर जबरदस्ती मत करो। और ये मारपीट करना तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मनसे की यही गुंडागर्दी मुंबई के 2 टांकी जैसे इलाके में क्यों नहीं चल पाती? क्या मुस्लिमों के सामने मनसे की दबंगई धड़ी की धड़ी रह जाती है? दरअसल हम कुछ बोल लेते हैं और बोली हुई भाषा को समझ भी लेते हैं। काफी वर्षों से रहे, इस भाषा के बीच में रहे, इन्हीं पे पले बढ़े। तो मराठी भाषा जो हमारी महाराष्ट्र की है, इसको हम वेलकम भी करते हैं, वेल गुड भी है, इससे कोई इनकार भी नहीं है हमारा। लेकिन इसके नाम पर मारधाड़ करना ये गलत बात है। हम इन्हीं मराठियों के बीच में रहते हैं वर्षों से, जैसे इस्माइल भाई ने कहा, और लैंग्वेज समझते भी हैं और हम कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है हमको मराठी सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। महाराष्ट्र हुकूमत का हम इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा वो किया कि कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए मराठी सीखने के लिए। सियासी लीडर्स को तो ये सब, पहली बात, ये भाषा का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। और इनको इतना अगर मराठी बुलवाना है तो पहले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से बुलवावे, फिर ये गरीबों के पीछे भागे ना। और जो नॉर्मल जो बम्बई में रहने वाले लोग हैं, मुंबई में, वो तो जो मोस्टली अगर आप प्यार से उनको बोलोगे तो सीख ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे हर चीज। लेकिन मारना और तोड़ना ये तो कोई यानी बिल्कुल जायज नहीं है। सवाल उठता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कब खत्म होगी? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी या फिर सियासी गणित को सेट करने के लिए भाषा के नाम पर जारी मनमानी को देखती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार बनाने में मदद करने की घोषणा क्या की? ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल ट्रंप की पाक के साथ इस डील पर बलूचों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले से ही मुनीर पर भड़के हुए बलूचों ने अब ये गुस्सा ट्रंप के लिए भी फूट पड़ा है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की इस डील के बाद अब बलूचों ने ट्रंप और मुनीर के साथ आर पार का ऐलान कर दिया है। फिलहाल बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने ट्रंप को पत्र लिखकर के चेताया है। मीर यार बलूच ने यह कहा है कि इस्लामाबाद के सैन्य नेतृत्व ने अमेरिका को पाकिस्तान के संसाधनों के वास्तविक भूगोल स्वामित्व को लेकर के गुमराह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह तेल भंडार पंजाब में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और पाक की डील के बाद बलूच इस कदर भड़के हुए हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है। हम पाकिस्तान, चीन या किसी अन्य विदेशी ताकत को हमारे संसाधनों का दोहन करने की इजाजत नहीं देंगे जब तक बलूच की जनता की स्पष्ट सहमति नहीं ली जाती है। ट्रंप की पाक से डील, बलूचों ने ट्रंप को ललकारा। बीएलए ने धमकाया, ट्रंप मुनीर को पसीना आया। अब की बार बीएलए का ट्रंप मुनीर से आर पार।
बलूचों ने कसी कमर, मुनीर ट्रंप का सरेंडर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है। बलूचों के प्रचंड प्रहार के सामने मुनीर सेना टिक नहीं पा रही है। मुनीर सेना की बलूचों ने कमर तोड़कर रख दी है। तो वहीं अब बलूच लड़ाकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार बनाने में मदद करने की घोषणा क्या की, कई देशों में खलबली मच गई। ट्रंप ने 30 जुलाई को पाकिस्तान के साथ एक नए व्यापार समझौते का ऐलान किया था। ट्रंप ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार बनाने में मदद करने की घोषणा की। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में तेल भारत को निर्यात किया जा सकता है, जिसके बाद पाकिस्तानी पीएम गदगद हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका पाक की तेल डील को पहले ही दिन जोर का झटका लगा। अमेरिका पाक की डील को बलूचों ने झटका दिया। ट्रंप की इस डील पर बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी नेता भड़क गए हैं। पाकिस्तान के साथ जिस मकसद से अमेरिका ने डील की है वो बलूचों को समझ में आ गया है। बलूचों ने वाशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को गुमराह किया जा रहा है। मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को इसका जिम्मेदार बताया। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने ट्रंप को पत्र लिखकर चेताया है। मीर यार बलूच ने साफ साफ कहा है कि बलूचिस्तान टिकाऊ नहीं है। तेल भंडार बलूचिस्तान में है। बलूच कार्यकर्ता ने वैश्विक सुरक्षा पर खतरे की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के सैन्य नेतृत्व में अमेरिका को गुमराह किया जा रहा है। मुनीर ने ट्रंप को पाकिस्तान के संसाधनों की वास्तविक भूगोल और स्वामित्व को लेकर गुमराह किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि इन संसाधनों पर दावा करना न केवल झूठा है बल्कि ये एक जानबूझकर किया गया प्रयास है ताकि बलूचिस्तान की संपत्ति को राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए हड़पा जा सके। बलूचों ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी सेना और अलकायदा अफगानिस्तान में हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार आईएसआई को बलूचिस्तान की खनिजों के खरबों डॉलर के भंडार का दोहन करने की अनुमति देना गंभीर रणनीतिक भूल होगी। इससे न केवल इनकी आतंकी क्षमताएं बढ़ेंगी बल्कि ये नई भर्तियां कर 9/11 जैसे हमलों को अंजाम देने की स्थिति में भी आ सकते हैं। बलूचिस्तान के लूटे गए संसाधनों से प्राप्त लाभ न तो वहां की जनता को मिलेगा और न ही क्षेत्रीय शांति को, बल्कि ये फंड भारत और इजराइल विरोधी जिहादी गुटों को मजबूत करेंगे और पूरे दक्षिण एशिया समेत वैश्विक स्थिरता को भी खतरे में डालेंगे। बलूचों ने दोहराया कि ये केवल बलूच जनता के अधिकार की बात नहीं है बल्कि वैश्विक सुरक्षा का भी सवाल है। बलूचों ने आगाह किया कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी सेना और कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई अगर बलूचिस्तान के बहुमूल्य खनिजों तक पहुंच पाती है तो ये अमेरिका और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बलूचों के तेवर को देखकर तो यही लगता है कि वो किसी भी हाल में पाक के साथ अमेरिकी डील को हकीकत में तब्दील नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है कि बलूचों की धमकी के बाद ट्रंप और मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि डील के ऐलान के बाद ही बलूचों ने ट्रंप मुनीर से आर पार की जंग छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यूपी में लगातार हो रही बारिश के बीच में गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है और इससे वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पे बाढ़ की चेतावनी जारी हो गई है। प्रयागराज में गंगा उफान पर हैं, वाराणसी में जहां पर सभी 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हैं, आगरा में भी चंबल नदी में आई बाढ़ लोगों का जीना मुहाल कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर मौसम की मार, बारिश मूसलाधार, बाढ़ बारिश की दोहरी मार, लैंडस्लाइड भी धुआंधार, विनाश की डगर, जल कहर। यूपी में मानसून पूरी रफ्तार पर है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गोंडा, जालौन, ललितपुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद बनास बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जो चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि नदी के तेज बहाव ने 12 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ की चपेट में आए उमरेठा गांव के लोगों की हालत बेहद खराब और डरावने है। बाढ़ बारिश से बेहाल उमरेठा गांव के लोगों को सुरक्षित ठिकानों का रुख करना पड़ा है। गांव उमरेठा की समस्या आज कल की नहीं है, सालों साल की है।
ऐसे में जब बरसात का मौसम शुरू होता है पूटा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, तो ऐसे में गांव के लिए समस्या शुरू होती है पलायन की, क्योंकि गांव में जब पानी भरता है चंबल का, तो ऐसे में ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण ट्रैक्टरों से अपना सामान ऊंचे स्थानों पर तंबू बनाकर रहने पर मजबूर है। ऐसे में एक चालक जो है यहाँ पर लेके जा रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है आपका? छोटेलाल नाम है जी। छोटेलाल जी, हर साल इस तरह की समस्या आती है? जी सर, हर साल। अभी गांव की तलहटी में आपका घर है, पानी भर गया है, आप सामान लेके जा रहे हैं, कहाँ किस तरह का तंबू बना? पर वन विभाग में रहेंगे, जंगल में तंबू लगाएंगे, वहीं बाल बच्चे सब रहेंगे। पिछली साल तो 2 एक ड्राइवरी केस भी वही हुआ था। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि सालों से चंबल की जो जनता है बैराज की मांग कर रही है? बैराज की मांग कर रही है, तो जान बच जाएगी हम लोगों की। चंबल नदी की बाढ़ ने किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन को ले लिया है। लोगों को आशियाने तिनके की तरह पानी में समा गए हैं। गांव में बाढ़ आने के बाद जहां कुछ लोग अपने मवेशियों के साथ ऊंची जगहों के लिए पलायन कर गए हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने घरों की छतों पर बैठकर पानी कम होने की बाट जो रहे हैं। कहाँ लेके जाना होता है? बच्चा लेके कड़ जाता है और कछु सुविधा हुआ थे ना, असाली का साल आवत है। झोपड़ियाँ बनानी? हाँ, झोपड़ी टेंट डाल के रह रही है और ना जो पानी जा रहा है का बच्चे ने खबर असाली असाल हो तो जाता। हर साल समस्या आती है, अधिकारी आते हैं? हाँ। समस्या का समाधान क्या आते हैं? और क्या? ऐसे में एक भाई भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय, किस तरह की समस्या कितने सालों से आप देख रहे हैं? यहाँ मैं 1996 से देख रहा हूँ। कई बार तेज बाढ़ जैसे हालात हुए, गांव में घरों तक पानी घुसा है। घुस गया है ऊपर तक। पिछली बार अगर देखा जाए 2019 में उमरेटा के पुरा की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हालात थे, लोगों को टीलों पर जाना पड़ा। 19 में 22 में भी गए थे। अब ऐसे में पानी बढ़ता जा रहा है, जल स्रोत जो है लगातार घरों तक घुस रहा है। ऐसे में किस तरह की व्यवस्था अब गाँव वाले? कोई नहीं, अपने आप ढोके ले जा रहे हैं। कहाँ तक जाते हैं आप लोग? जाते जंगल में जा रहे हैं रहने के लिए। रहने के लिए जंगल में जा रहे हैं, टेंट लगाने पड़ते हैं? लगा रहे हैं। बाढ़ से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए डीएम आगरा के निर्देश पर चंबल नदी पर 12 से ज्यादा बाढ़ चौकियां बनाई गई है। इतना ही नहीं, डीएम अरविंद मल्लप्पा खुद मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। डीएम ने स्वास्थ्य महकमे को भी निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्टीमर के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। तो भी मैं 2 दिन पहले आया था, उस समय लगभग 122 थी, तो आज कर 131 तक हो गया है। चंबल के जो हमारे पिनाट में जो बैराज है, तो लगभग 5 गांव, अभी 5 गांव में जो बाहर से जो मेन रास्ता तो पानी आ गया, तो 3 गांव में तो पानी रास्ते से कट गया। हम उधर स्टीमर चलाए, जो गौरा है, बटवारा है, रानीपुरा है, वो 3 गाँव में। बाकी 2 गाँव में पानी की आनी थी। हम सारे लोग विजिलेंट है। सुबह भी एडीएम साहब, एफआर साहब में जो जैसे मौके पे मैं हूँ, तो वो भी गांव में जाके लोगों से बात भी की है, जहाँ इनका रिक्वेस्ट थी कि हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे जो लोग ऊपर आ जाए, मगर गांव वालों का कुछ लोग उधर ही है, कुछ लोग जो स्टीमर से आ भी रहे हैं। देखिए, हमारे करीब ये 3 ब्लॉक हैं, बा, पिनाट और जयपुर कला। इसके करीब 10 गाँव के आसपास इस समय पानी आ चुका है और ये उम्मीद है कि अभी 1-2 फुट और भी पानी बढ़ने की गुंजाइश है। इसको देखते हुए भी जैसे खेरा राठौर की तरफ करीब 3 गांव जो पूरी तरह जलमग्न है, गुड़ा की तरफ है, तीनों जगह सभी जगह हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी करीब 10 टीमें इस समय लगातार उन गाँव में जा रही हैं। साथ में दवाओं के साथ में जो भी उनको सलाह है खान पान से या स्वच्छ पानी से रिलेटेड सारी चीज़ उनको बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे पास प्रचुर मात्रा में एंटी स्नेक वेनम और ARV और बाकी चिकित्सा की जो औषधियाँ आवश्यक हैं सभी मुहैया करा दी गई हैं। यूपी में मानसून पूरी रफ्तार पर है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही मानसूनी बारिश की वजह से बनारस में गांव का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे कई घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। तो वहीं जल स्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह छतों पर या नालियों में किया जा रहा है। तो वहीं जल स्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह छतों पर या गलियों में किया जा रहा है। बनारस में गंगा घटाव के बाद अब पुनः बढ़ने लगी है और गंगा की जो
बढ़ाव की गति है वो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। अगर हम बात करें तो गंगा अपने चेतावनी बिंदु के एकदम करीब पहुंच चुकी है और लगभग अगर हम बात करें तो घंटे 2 घंटे के अंदर वो चेतावनी बिंदु पार कर जाएगी। यानी कि बनारस में गंगा का जो जल स्तर वर्तमान में है केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 70.2 जो है दर्ज किया गया है और 70.26 जो है चेतावनी बिंदु है और एक खतरे का निशान बात करें तो 71.26 है। वहीं अगर हम उच्चतम बाढ़ बिंदु की बात करें जो 1978 में दर्ज किया गया था वो 73.901 थी। तो जिस तरीके से गंगा बढ़ रही है उसके वजह से अब जो तटीय क्षेत्र में लोग रहने वाले लोग हैं उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा की सहायक नदी वरुणा में भी पलट प्रवाह हो गया है जिसके कारण वहां के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और कई परिवार वहां से बाढ़ राहत शिविर केंद्रों में भी शरण ले लिया है। तो आपको दिखा दें कि ये जो दृश्य है ये बनारस के रविदास घाट के क्रूज से लिया गया दृश्य है। अब देखिए बनारस के जो तमाम 84 घाटों के अलावा जो नया नमो घाट बना है और संत रविदास घाट बना है सभी जगह जो है जलस्तर काफ़ी आगे तक चला गया है और लगता है कि जो जिस तरीके से गंगा बढ़ रही हैं निश्चित तौर पे लोगों को अब दिक्कतें हो रही है और लोग अपना महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए खतरे की बात ये हो सकती है। वेग की बात करें तो देखिए कितना वेग है गंगा में, जो बहाव है बहुत तीव्र गति से गंगा बह